गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी में हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। वायुमंडल से संबंधित जितनी भी घटनाएँ होती है उन सभी घटनाओं को हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत हमारा एक टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था सौर विकिरण या सूर्य ताप जिसको बोलते हैं, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, यह हमारा टॉपिक था। वातावरण के अंतर्गत सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि जो भाग जितना ऊंचा होगा वहाँ पे उतना ही कम तापमान पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा अक्सर माउंट आबू वाले क्षेत्रों में और हिमालय पर्वत पर देखा जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। इसी तरीके से गहराई में जाएंगे तो प्रति 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये हमने देखी थी बात। फिर इसके बाद क्या देखा हमने, फिर इसके बाद दूसरी चीज देखी थी हमने समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से जितना दूर जाते जाएंगे हम उतना तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ बात हो रही है उष्ण कटिबंध की। समुद्र तट के समीप सम तापमान पाया जाता है। ठीक है, ज्यादा गर्मी भी नहीं पाई जाती, ज्यादा सर्दी भी नहीं पाई, सम तापमान बना रहता है वहाँ पर। उदाहरण के रूप में भारत का दक्षिणी तट देख लीजिए आप, दोनों तरफ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को देख लीजिए आप। वहाँ पे सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मियों में भयंकर गर्मी नहीं पड़ती। वहाँ पे सम तापमान रहता है, गर्मियाँ रहती है, उमस वाला माहौल रहता है, लेकिन वो सम रहता है हमेशा। ठीक है, अत्यधिक ठंड वाली मौसम भी नहीं होता, अत्यधिक गर्मी वाला मौसम भी नहीं होता। तो समुद्र तटों के समीप तापमान सम रहता है। दूर जाने पर समुद्रों से तापमान धीरे 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 वृद्धि करता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है। तीसरा कारण हमने देखा था सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंक सूर्य के, चंद्रमा के समान सूर्य में धब्बे पाए जाते हैं। वो जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगे उतना ही ज़्यादा सूर्य का तापमान होता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखी थी हमने, वो क्या है, सूर्य विकिरणों का तिरछापन या भूमध्य रेखा से दूरी। जितनी ज़्यादा कोई क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर होगा वो उतना ही कम तापमान प्राप्त करेगा। सूर्य की किरणें किसी स्थान पर सीधी पड़ेगी तो वो कम स्थान को घेरेगी और वहाँ पर अधिक तापमान पड़ेगा। सूर्य की किरणें अगर किसी स्थान पर तिरछी पड़ेगी तो अधिक स्थान को घेरेगी और इस वजह से वहाँ पर तापमान कम पाया जाएगा। ये 3-4 टॉपिक हमने देखे थे। उसके बाद के कुछ और टॉपिक हैं, उन टॉपिकों पर आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इसके बाद जो है अगला 5वां नंबर का जो फैक्टर है वो है पवनों की दिशा। अगला क्या है, पवनों की दिशा। पवनों की दिशा और प्रकृति। पवनों की दिशा और प्रकृति के अंतर्गत क्या है गुरुजी? देखिए, पवन, पहली बात तो ये, पवन कहते किसको हैं? एक तो पवन होती है और एक वायु होती है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, वायु गैसों के स्थिर पुंज को कहते हैं वायु, और पवन किसको बोलते हैं? गैसों के गतिशील पुंज को। यानी कि पवन बहती है, पवन चलती है, वायु नहीं चलती। ठीक है, वायु एक सीमित स्थान पर जो गैसों का स्थिर पुंज होता है उसको वायु कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक है, लेकिन पवन जो है वो गतिशील है, इसीलिए किसी का नाम पवन रखा जाता है, वायु नहीं रखा जाता। ठीक है, ये एक कारण है उसके पीछे। तो पवनों की दिशा और प्रकृति के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि देखिए, पवन जिस क्षेत्र से आ रही है, अगर वो ठंडे क्षेत्रों से आ रही है तो जहाँ पर आएगी वो उस ठंड को लेकर के, उस नमी को लेकर के यहाँ आएगी, तो यहाँ का तापमान भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि वो ठंडी क्षेत्रों से आ रही है, ठंडी हवा आएगी तो यहाँ का तापमान भी वो क्या कर देगी, गिरा देगी। इसी तरीके से वायु अगर मान लीजिए गर्म क्षेत्रों से आ रही है, मरुस्थलीय क्षेत्रों से आ रही है, तपती सेराओं से आ रही है,
तो क्या होगा, वो वहाँ का तापमान गर्म कर देगी। जिस तरीके से गर्म हवा चलती है जिसको लू कहते हैं हमारे पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो लू चला करती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों से आती है, वो लू गर्म हवा क्या करती है, जहाँ चलती है वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, ठीक है। और जहाँ पर ठंडी हवा पवनें चला करती है वहाँ के तापमान को गिरा देती है। तो तापमान को प्रभावित करने वाला पवनों की दिशा और पवनों की प्रकृति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अंदर लिख सकते हैं हम यही जो मैंने बोला अभी, मरुस्थलों से चलने वाली, मरुस्थलों से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा किसी क्षेत्र के तापमान में वृद्धि कर देती है, उसी तरह ठंडे और शीत प्रदेशों से, ठंडे और शीत प्रदेशों से चलने वाली ठंडी हवाएं किसी क्षेत्र के तापमान को, किस क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है, ठीक है। हम तापमान को प्रभावित करने वाले ही कारक को पढ़ रहे हैं, सूर्य तापमान को, तापमान इससे प्रभावित होता है। उदाहरण के रूप में लू और साइबेरियाई ठंडी हवा। लू गर्म हवा है, साइबेरियाई ठंडी पवन है। विश्व में चलने वाली गर्म हवाओं का भी अध्ययन करेंगे, ठंडी हवाओं का भी अध्ययन करेंगे, सभी हवाओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी हवाएं कहाँ चलती है, उन सभी का अध्ययन वायुमंडल के इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे हम, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम, हो गया, समझ में आ गया होगा आपके। अगर कोई ठंडी हवा है तो वहाँ के तापमान को कम कर देगी, गर्म हवा है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी। इससे सूर्य ताप का वितरण जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। चाहे तापमान वहाँ पे पहले से ज़्यादा हो, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हो, लेकिन अगर ठंडी हवा चल रही है तो वहाँ का तापमान गिर जाएगा, ठीक है। ठंडी हवा वहाँ से कहीं से आ रही है तो वहाँ का तापमान गिर जाएगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले ही कारकों को तो पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं ठंड पड़ रही है, ठंडी क्षेत्रों में गर्म हवा लू एकदम से आएगी तो वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या देखेंगे हम, अगला जो छठा कारक है, वो छठा कारक क्या है, छठा कारक है जल और स्थल का स्वभाव। जल और स्थल का स्वभाव। जल स्थल का स्वभाव क्या होता है गुरुजी? जल स्थल के स्वभाव के अंतर्गत देखिए क्या करते हैं, जल और स्थल दोनों का स्वभाव सूर्य के तापमान के संदर्भ में अलग अलग होता है, ठीक है। कैसे होता है? जल जो होता है वो सूर्य की किरणों का परावर्तन कर देता है। क्या कर देता है? जल सूर्य की किरणें जो आती है उनको ऑब्जर्व नहीं करता, वो परावर्तित कर देता है। चिल्का मारता है ना पानी, पानी देखा है आपने, पानी के अंदर सूर्य के अगर प्रकाश आ रहा है तो वो क्या है, चिल्का मारता है, रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन परावर्तन हो जाता है किरणों का। तो इससे क्या है, वो सूर्य की किरणें पानी के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, जिससे जल धीरे 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 गर्म होता है। इसके विपरीत स्थल वाला जो भाग है, चाहे पत्थर मान लीजिए, चाहे मिट्टी मान लीजिए, चाहे अन्य कुछ चीज़ें मान लीजिए आप,
ये चीज क्या है, सूर्य का जो तापमान होता है उसका रिफ्लेक्शन नहीं कर पाती, परावर्तित नहीं कर पाती, इनको अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है। सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य का जो तापमान आती है, उस तापमान को क्या है अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और रख लेती है, जिस वजह से क्या है खुद गर्म हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से खुद गर्म हो जाती है। इस कारण क्या होता है, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेने के कारण पृथ्वी का जो तापमान है, स्थल का जो तापमान है, जल्दी गर्म हो जाने का, और जल क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता है। तो ये भी एक सूर्य ताप का प्रभावित करने वाला कारण रहा, जल और स्थल की प्रकृति। जल धीरे धीरे गर्म होगा और स्थल जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो ये भी एक बात है, इसको भी आप लिख सकते हैं। हम देखिए, जल और स्थल दोनों स्वाभाविक रूप से सूर्य ताप के संदर्भ में अलग अलग स्थिति उत्पन्न करते हैं। जल सूर्य ताप का परावर्तन करके धीरे धीरे गर्म होता है, जबकि स्थल या स्थलीय भाग सौर किरणों का अवशोषण करके जल्दी गर्म हो जाता है। अतः जल और स्थल का स्वभाव भी जल का और स्थल का स्वभाव भी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में बीच में एक बहुत बड़ा स्थलखंड है। स्थलखंड के पास में एक कोई तालाब है या समुद्र है या कोई नदी है या फिर एक विशाल जल क्षेत्र है। तो सूर्य का ताप दोनों पर बराबर पड़ रहा है। ठीक है, सूर्य का तापमान दोनों पर बराबर पड़ रहा है, लेकिन अगर तापमापी यंत्र द्वारा देखा जाएगा तो स्थल पर ज़्यादा तापमान अंकित करेगा वो तापमापी यंत्र, जबकि जलीय क्षेत्र में वो तापमान कम अंकित करेगा। तो सूर्य का ताप तो बराबर मिल रहा है, लेकिन जल और स्थल की प्रकृति के कारण, स्वभाव के कारण वहाँ पर तापमान में अंतर पाया जाएगा, और यही तापमान में अंतर जो पाया जाएगा सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक देखते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको। अगला टॉपिक है हमारा 7वां है, 8वां है, जो भी आप लिख लीजिए।
ढाल की प्रकृति। ढाल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप। ढाल अगर सूर्य के सम्मुख वाला है, सूर्य के सम्मुख वाला ढाल है यानी कि सूर्य के सामने है, तो वहाँ पे क्या होगा, सूर्य तप अधिक मिलेगा। और अगर सूर्य के पीछे वाला ढाल है विपरीत दिशा में, तो वहाँ पर तापमान कम पाया जाएगा। देखिए स्थान एक ही है, लेकिन सूर्य के सामने वाले ढाल की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे सामने अगर कोई लाइट का प्रकाश है, तो लाइट के प्रकाश के द्वारा मेरे जो आगे का जो स्ट्रक्चर है वही ज़्यादा चमकीला नज़र आएगा आपको, बाकी जो पीछे वाला भाग है वो आपको अंधकार में नज़र आएगा, क्योंकि मेरी जो परछाई है वो पीछे है। तो कह सकते हैं कि सामने का तापमान ज़्यादा होगा, पीछे का तापमान कम हो जाएगा। यही कारण है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई अवरोध आ गया है, पहाड़ आ गया है, उस पहाड़ के मान लीजिए पहाड़ की दिशा ये है, पहाड़ की दिशा क्या है, ये यहाँ पूर्व है और इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक है। अगर सूरज यहाँ से निकल रहा है, सूरज कहाँ से निकल रहा है, पूर्व की ओर से निकलता है सूरज, यहाँ से निकल रहा है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी, इस पहाड़ के इस छोर पर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गर्म जल्दी हो जाएगा, ये अधिक तापमान प्राप्त करेगा, जबकि पीछे वाले भाग में तो छाया है। तो ये यहाँ का तापमान मान लीजिए बढ़कर के 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और यहाँ का तापमान कितना रह जाएगा, 15 डिग्री ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सूर्य का तापमान मिल ही नहीं रहा, छाया वाला क्षेत्र है। इसलिए ये अवरोध या ढाल की स्थिति भी क्या करती है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। इसमें लिखते हैं हम, धरातल पर स्थित किसी पर्वत या पठार के सम्मुख पठार का वह ढाल, इसमें लिखिए पठार का वह ढाल जो सूर्य के सम्मुख हो, अधिक तापमान प्राप्त करता है। इसके विपरीत दूसरा ढाल, दूसरा लिख देते हैं विमुखी ढाल, सूर्य के सामने नहीं होने के कारण तापमान की प्राप्ति नहीं कर पाता। अतः ढाल की प्रवृत्ति भी सूर्यताप को प्रभावित करती है। चाहो तो आप चित्र बना सकते हो ऐसा, इधर सूरज बना सकते हो, ये सम्मुख वाला ढाल है, यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाएगा, ये विमुख वाला ढाल है, यहाँ तक तापमान कम पाया जाएगा। इस तरीके का आप चित्र बना सकते हैं इसमें। चलिए इसको भी उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। इसके बाद एक दो और है, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको,
चलिए, हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। ढाल की प्रवृत्ति हमने देख ली, नेचर ऑफ स्लोप। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है महासागरीय जलधाराएं। क्या है? 8वां, सागरीय जलधाराएं। सागरीय जलधाराएं क्या होती है गुरु जी? देखिए, जिस तरीके से स्थलों पर नदियां बहती है ना भाई, स्थलों पर नदियां बहती हुई हमको दिखाई देती है ना भाई, नदी बह रही है, सेम उसी तरीके से महासागरों में या सागरों में भी नदियां बहती हैं, जल की धाराएं बहती है। हालांकि वो नदी नहीं होती, जल की धाराएं होती है जो हवा या अन्य कारणों से बहती है। अन्य कारण क्या है? वो लवणता है, वो सूर्य का तापमान है, बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बहता हुआ प्रतीत होता, बहता ही है, प्रतीत क्या होता है? बहता ही है। उसको क्या कहते हैं? सागरीय जलधाराएं कहते हैं। ठीक है, इन सागरीय जलधाराओं को हम जब हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे, जलमंडल का अध्ययन जब करेंगे, उसमें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे विश्व की कौन कौन सी जलधाराएं हैं, कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। विश्व का मानचित्र आप बनाना शुरू कर दीजिए। विश्व के मानचित्र के अंदर उसको हम अलग अलग महासागरों की अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। हिंद महासागर की पढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर की पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर की पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरीके से विश्व का मानचित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको देखूंगा मैं विश्व का मानचित्र आप कैसे बनाते हैं। चलिए, हाँ, मैं बात कर रहा था महासागरीय जलधाराओं की। महासागरीय जलधाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती है। देखिए, महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती है, एक तो ठंडी जलधारा होती है, एक गर्म जलधारा होती है। तो अगर महासागरीय जलधारा ठंडे इलाकों से आ रही है, जैसे एक जलधारा का नाम है, आपने अगर सुना हो पहले, लेब्राडोर जलधारा, फेमस जलधारा है लेब्राडोर। लेब्राडोर कहाँ है? लेब्राडोर कनाडा के पास है। ठीक है, एक द्वीप है, वहाँ से क्या है, लेब्राडोर जलधारा चलती है ठंडी, शुष्क, चूँकि ये ठंडे प्रदेशों आ रही है तो ठंडी जलधारा है। इसी तरीके से एक फॉकलैंड जलधारा है, वो भी ठंडी जलधारा है, दक्षिण अमेरिका की दक्षिण से आती है। अंटार्कटिका जलधारा है, ठंडी जलधारा है, वो भी कहाँ से आती है? दक्षिण से आती है। तो ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं क्या है? ठंडे क्षेत्रों से आती है, तो जहाँ से होकर के ये बहती है वहाँ के तापमान को गिरा देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो वहाँ का तापमान प्रभावित हो जाता है। इसके विपरीत गर्म जलधारा, गर्म जलधारा क्या करती है? गर्म जलधारा आती है गर्म क्षेत्रों से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से, विषुवत रेखीय क्षेत्रों से, वहाँ से आती है और किसी भी क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है। आपने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा का नाम आपने सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोप का कंबल, क्योंकि सर्दियों के दिनों में जब यूरोप में अत्यधिक ठंड पड़ती है तो वहाँ का क्या है, लंदन वाला जो शहर है, इंग्लैंड वाला, वो क्या है, पूरा जम जाता है। लेकिन ये गर्म जलधारा जो चलती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों से मैक्सिको, अमेरिका होते हुए वहाँ जाती है, ये अटलांटिक महासागर पार करती हुई इंग्लैंड के पास, तो वहाँ के तापमान को ये बढ़ा देती है, इंग्लैंड को जमने से बचा लेती है गर्म जलधारा। तो वहाँ के तापमान को बढ़ा दी ना, लेकिन वहाँ नेचुरल तापमान तो क्या है, कम है। नेचुरल तापमान तो बिल्कुल गला देने वाला है, जमा देने वाला है, लेकिन ये जलधारा चलती है तो वहाँ का तापमान जो है थोड़ा बढ़ जाता है, वहाँ की बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जमने से बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तापमान को प्रभावित करती है। इसमें जलधारा भी एक जलधारा के अंतर्गत लिखते हैं हम। देखिए, समुद्रों में ठंडी और गर्म प्रकार की जलधाराएं बहती है, जो किसी भी क्षेत्र के
जो किसी भी जो लिखिए जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र के, ऐसे लिखो, जो अपने समीपवर्ती क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। सामान्यतः ठंडे प्रदेशों से चलने वाली ठंडी जलधारा तापमान को गिरा देती है, जबकि गर्म प्रदेशों से चलने वाली गर्म जलधारा तापमान को बढ़ा देती है। उदाहरण, गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा, इंग्लैंड के तटों को, इंग्लैंड के पश्चिमी तटों को सर्दी में जमने से बचा लेती है। ठीक है, गर्म जलधारा जो है ये गल्फ स्ट्रीम वाली है, ये क्या है, इंग्लैंड में जो तट है, सागरीय तट, उनको जमने से बचा लेती है। ठीक है, सागरीय जलधाराएं आपको समझ में आ गई। समुद्रों में ठंडी और गर्म प्रकार की दो जलधाराएं चलती है, अपने समीपवर्ती क्षेत्र के तापमान को क्या कर देती है, प्रभावित। गर्म जलधारा जहाँ चलेगी वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, ठंडी जलधारा जहाँ चलेगी उसके आसपास वाले क्षेत्र की ठंडी जो तापमान को कम कर देगी। उदाहरण हमने लिख दिया है यहाँ पर, ब्रिटेन में चलने वाली गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। ठीक है, इसके बाद एक बिंदु और है, उसको भी हम देख लेंगे। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए। इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बैठा दो इसको, बैठा दीजिए। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं हम, एक और टॉपिक है, वो है मेघाच्छादित आकाश। क्या है, मेघाच्छादित आकाश। मेघाच्छादित आकाश क्या करेगा भाई, अगर आकाश में, आसमान में बादल होंगे, मेघ होंगे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। अभी मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, एकदम से भयंकर गर्मी पड़ रही है, एकदम से बादल आ गए इधर से उधर से, तो गर्मी क्या है, वो सूरज का जो तापमान आ रहा है, वो सूरज का तापमान बादलों से टकरा करके कहीं छाया हो जाएगी, कहीं क्या हो जाएगा, इस तरीके से माहौल बन जाएगा। तो छाया वाले क्षेत्र में जो है कम तापमान की प्राप्ति होती है, इस वजह से तापमान प्रभावित हो जाएगा। सूर्य का जो सूर्य का तापमान आ रहा है, वो सूर्य का तापमान प्रभावित हो जाएगा, और सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारण ही हम पढ़ रहे हैं। लिख लीजिए इसमें, मेघाच्छादन, मेघाच्छादन कहते हैं बादलों का आच्छादन। ठीक है, मेघाच्छादन होने पर किसी प्रदेश में
तापमान गिर जाता है। और सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला यह एक अहम कारक है। ठीक है, इसके बाद एक कारक और लिख सकते हैं हम, पर्वतीय अवरोध। पर्वतीय अवरोध हमने हालांकि ढाल की प्रवृत्ति में देखा था पर्वत को। पर्वतीय अवरोध के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि साइबेरियाई क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक करके तापमान को प्रभावित करता है पर्वत भी। गर्म हवाओं को रोक करके अरावली पर्वतमाला भी प्रभावित करती है तापमान को। इस तरीके से ये पर्वतीय अवरोध को भी हम इसमें कह सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको 8-9 कारण बताए हैं, ये कारण इम्पोर्टेंट है सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको जो कुछ समझाया गया है ऐसे कैसे समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, ऊष्मा बजट पढ़ेंगे अगली क्लास में हम। हीट बजट ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर मैटर हो तो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ऊष्मा बजट को पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।